Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 2nd of June 2021, Wednesday. Inspiration of the day is if opportunity doesn't knock, build a door. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Manufacturing PMI tumbles to 10 months low. Tumble की हिंदी क्या होती है? To fall down suddenly, अचानक से लड़खड़ा करके गिर जाना. और अगर इसे बिजनेस टर्म में या फाइनेंशियल टर्म में बोले तो कीमत का गिर जाना या मात्रा का गिर जाना सडनली जब कभी कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर या कोई शेयर मार्केट सडनली गिरता तो उसे बोलते हैं टम्बल हो गया. अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है. द ग्रोथ ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक फैक्ट्री ऑर्डर्स एंड प्रोडक्शन स्लो टू अ 10 months लो इन द month of May as most states restricted the business to contain the spread of COVID-19. कल से जो बिजनेस स्टैंडर्ड की जो मैक्सिमम न्यूज़ है दैट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमीज और इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिया. आज के फ्रंट पेज में बिजनेस स्टैंडर्ड ने इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है उसमें जो फॉल हुआ है मई के मंथ में उसको कवर किया है. रिसेंटली जो इकोनॉमिक डेटा रिलीज हुआ है और जो मंथली डेटा रिलीज हुआ है अबाउट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सर्विस पीएमआई उसको एनालाइज करने पर यह पता चलता है कि जो इंडिया का जो ग्रोथ है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक फैक्ट्री ऑर्डर्स एंड प्रोडक्शन जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एक इंडेक्स है उससे मेजर करते हैं, वो ग्रोथ इंडिकेटर पिछले 10 महीने में सबसे लो पर गया है. और उसका बेसिक रीज़न कोविड-19 क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने आपस में इंटर स्टेट बिजनेस या गुड्स का मूवमेंट जो है वो फिलहाल के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया है इन ऑर्डर टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19. और जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक फैक्ट्री के ऑर्डर्स हैं जो प्रोडक्शन है वो स्लो हो रहा है. और डेफिनेटली जब कंपनीज के पास मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ऑर्डर्स ही नहीं होंगे तो वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो दिस विल समवेयर अफेक्ट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा या एम्प्लॉयमेंट फॉल करेगा तो इनकम जो पब्लिक के हाथ में इनकम आ रही है वो भी फॉल करेगी, डिस्पोजेबल इनकम फॉल करेगी. और डेफिनेटली जब पब्लिक के हाथ में इनकम नहीं है तो कंजप्शन फिर से फॉल करेगा. कंजप्शन फॉल करने के बाद डिमांड फिर फॉल करेगी. इफ़ देयर इज़ नो डिमांड देन देयर विल बी फर्दर नो ऑर्डर्स एंड नो प्रोडक्शन. तो इस तरह से विशियस साइकिल जो है वो चलती रहेगी. तो इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा कोशिशें करती है कि डिमांड को कंजप्शन को बूस्ट किया जाए, इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमी में बूस्ट किया जाए जिससे कि जो ये विशियस साइकिल है कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाए. And if we talk about the overall manufacturing activity that has witnessed a significant loss of growth momentum, and that all because of the escalation in the COVID-19 cases and its detrimental impact on consumption on demand. तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बोलते हैं कौन पब्लिश करता है? बेसिकली आईएचएस मार्केट इंडिया नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स को मंथली बेसिस पर पब्लिश करती है. इसी तरह सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है जो सर्विस एक्टिविटी को मेजर करता है. सर्विस एक्टिविटी जो सर्विस सेक्टर है हमारा टर्शियरी सेक्टर है उसमें कितनी ग्रोथ है उसको ट्रैक करता है. अब बेसिकली ये डेटा मंथली पब्लिश होता है. और आपको मैंने पहले भी बताया है कि 50 के ऊपर का अगर पॉइंट है 100 पॉइंट्स को लेकर चलते हैं इस इंडेक्स में. इफ़ PMI is above than 50 whether it is a manufacturing PMI और सर्विस PMI अगर ये 50 से ऊपर है तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि इकोनॉमी में एक्सपेंशन है. और अगर 50 से नीचे है तो ऐसा अज्यूम करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में ही कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है. और कितना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है 50 के ऊपर है, कितना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नीचे होता है 50 के नीचे, उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन की डिग्री और एक्सपेंशन की डिग्री को प्रिज्यूम किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है. सो दैट वॉज जस्ट अबव 50 मार्क्स सेपरेटिंग ग्रोथ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन. अगर हम मई का डेटा देखें जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है तो वो 50.8 है. तो हम ये कह सकते हैं जस्ट अबव द 50. अगर 50 से अगर ये पर्टिकुलर डेटा 0.8 बिलो होता या 0.89 बिलो होता तो हम ये कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के केस में कॉन्ट्रैक्शन आ गया है, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन आ गया है इंडिया में. तो इट इज़ जस्ट अबव द 50 दैट इज़ 50.8. और अप्रैल में यही डेटा 55.5 था.
हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं इम्पोज किया है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स जिनका मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऐसे स्टेट कोविड-19 की सेकेंड वेव से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो लोकलाइज्ड लॉकडाउन की वजह से इंटर स्टेट जो ट्रांजैक्शन है वो भी अफेक्ट हुआ है, डोमेस्टिक फैक्ट्री ऑर्डर्स भी अफेक्ट हुआ है और डेफिनेटली प्रोडक्शन भी अफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से मई के मंथ में हमें जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई वो 50.8 के लेवल पे दिखा है। अगर इसी को हम लास्ट ईयर कंपैरिजन करें, लास्ट ईयर के मई 2020 के डेटा से कंपेयर करें, तो उस समय जबकि इंडिया वॉज अंडर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, उस समय सर्विस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई वॉज फॉलिंग टू 30.8। उस समय 30.8 था मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई just 1 year back. However, the decline in employment was slight but had accelerated since April as per the report. और अभी कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी कोर इंडस्ट्री हैं, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा है वो 56% तक बढ़ा था बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट। हमने कल डिस्कस भी किया था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर पता नहीं चलती। इसीलिए अगर किसी भी इकोनॉमी में, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी में, अगर मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर की ग्रोथ को या उसका कोविड-19 के रियल इम्पैक्ट को चेक कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में, देन दिस पीएमआई, IHS मार्केट इंडिया पीएमआई इज वन ऑफ द गुड इंडिकेटर. And as per the economics associate director at IHS, most of the indicators, most of the indices are actually on downward trend from April. That is all because of COVID-19. एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ट्रेंड, जो कि हम देख सकते हैं अप्रैल 20 से बढ़ा, फिर बीच में हमें कई सारे फ्लक्चुएशंस देखने को मिले। हालांकि जनवरी फरवरी के मंथ में डेटा वाज क्वाइट इम्प्रेसिव, बट सडनली फिर हमें अप्रैल के मंथ में और मई के मंथ में डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। और अगर हम इसी डेटा को कोरोबोरेट करें जो हमारी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनके प्रोडक्शन से, बेसिकली ऑटोमोबाइल कंपनीज हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो क्लियरली विजिबल है, अगर हम जो मेजर कंपनीज हैं, हमारे जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, M&M, किया, होंडा, टोयोटा, बजाज, इनका प्रोडक्शन देखें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर प्रोडक्शन सारी ही कंपनीज में निगेटिव है। जो परसेंटेज चेंज है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे निगेटिव है। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें पॉजिटिव दिख रहा है और उसका सीधा इम्पैक्ट, सीधा रीजन हमें पता है, दैट बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट। बट एक्चुअल अगर डेटा, अगर एक्चुअल इम्पैक्ट देखना है तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखें तो हमें सब में मारुति -71% तक प्रोडक्शन फॉल किया है। इसी तरह टोयोटा का -93% तक प्रोडक्शन फॉल किया है इन द मंथ ऑफ मई। तो क्लियरली विजिबल है, अगर अलग अलग कंपनीज का हम प्रोडक्शन शेड्यूल देखें, प्रोडक्शन अमाउंट देखें, प्रोडक्शन वैल्यू देखें। इसके अलावा छोटी छोटी और न्यूज़ है जिनको मैंने कंबाइन कर दिया है। मूडीज ने भी इंडिकेट किया है कि जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी डेबिलिटेट कर रही है, देयर आर हाई चांसेस दैट इंडियाज रेटिंग गोइंग टू बी डाउनग्रेडेड। मूडी सेज दैट even as the Indian economy has rebounded quickly from the steep contraction in financial year 2020, but the second wave of pandemic poses a threat to our sovereign rating, and the main risk will come from the financial sector. Financial sector means हमारे banking, NBFC sector, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लोन है वो इन्हीं सेक्टर से हैं और लोन डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल सेक्टर पर भी दिखने वाला। तो मूडीज़ ने वार्न किया है कि अगर गवर्नमेंट कोई अच्छे मेजर्स या इकोनॉमिक रिलीफ पैकेजेस को नहीं लेकर आता तो प्रॉबेबली इंडिया की जो सोवरेन रेटिंग है वो डाउनग्रेड हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम कुछ रिकवरी की बात करें तो आफ्टर अ गैप ऑफ 4 years, 4 साल के गैप के बाद जो सेंटर का इनडायरेक्ट टैक्स contribution in GDP has exceeded that of direct taxes and underscoring the regressive taxation system in the country. तो 4 सालों के बाद जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका कंट्रीब्यूशन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इंडिया की जीडीपी पर एक्सीड किया है। किससे एक्सीड किया है? डायरेक्ट टैक्सेस का जो कलेक्शन है उससे। किस ईयर में? फाइनेंशियल ईयर 21, जो लास्ट ईयर हमारा रहा।
and the share of direct tax in GDP fell to 15 years low in financial year 21 at 4.79%. And indirect tax grew to a 4-year high, that is of 5.48%. और इसका बेसिक रीज़न अगर हम कहें कि ये जो डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है ये ऐसा क्यों है, तो उसका जो सिंपल और अगर आप डेटा बहुत ही केयरफुली एनालाइज करें तो यू विल सी एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी के कलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है, जिसकी वजह से प्राइमरीली ये इनडायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन इंडिया के जीडीपी पर हमें ज़्यादा दिख रहा है। एक्साइज ड्यूटी 63% तक बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, कस्टम ड्यूटी में 23% का इंक्रीज देखा गया है, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के जीडीपी पर वो हमें ज़्यादा दिख रहा है इन कंपैरिजन टू लास्ट 4 years। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट सी अ फॉल इन द मंथ ऑफ मे। अगर ट्रांजैक्शन की बात करें तो ट्रांजैक्शन थ्रू यूपीआई, थ्रू एनपीसीआई पेमेंट फ्लैगशिप पेमेंट प्लेटफॉर्म, हमें पता है यूपीआई जो बेसिकली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं, ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप पेमेंट प्लेटफॉर्म है और गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है इसको, और एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट का जो डिजिटल पेमेंट है वो यूपीआई के थ्रू होता है। इवन कई सारे जो एप्लीकेशंस है वो भी यूपीआई से लिंक होते हैं। तो इसमें जो पेमेंट का क्वांटम होता है, जो पेमेंट की वैल्यू होती है, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, जो एक इंडिकेटर की तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया में कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कितना पेमेंट हो रहा है। और एज पर द डेटा अवेलेबल, द ट्रांजेक्शन थ्रू यूपीआई has been fallen in the month of May, and this is the second consecutive month of decline in digital payment transaction। और ये अप्रैल के मंथ में भी फॉल किया था और मई के मंथ में भी ये फॉल देखने को मिला। सिंपल सा रीज़न है, अगर पेमेंट नहीं हो रहे हैं इसका मतलब या तो कंज्यूमर बाई नहीं कर रहे, या कंजम्पशन नहीं हो रहा, या कोई सर्विस अवेल नहीं हो रही इसीलिए उन्हें पेमेंट नहीं करना पड़ रहा, या दूसरा ये भी हो सकता है कि इतनी सेविंग्स नहीं बची हैं कंज्यूमर्स के पास कि वो अपने इवन बेसिक सर्विसेज के लिए भी पेमेंट करें, जिसकी वजह से अप्रैल और मई के मंथ में कंटिन्यूसली हमें फॉल देखने को मिल रहा है इन डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन, स्पेशली इन यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसके अलावा एटीएम विड्रॉल में भी, एनईएफटी में भी, आरटीजीएस में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीआई के केस में ये डिजिटल पेमेंट फॉल कर रहा है, कैश विड्रॉल जो है एटीएम से उसमें भी फॉल आया है, आरटीजीएस, एनईएफटी सब में फॉल आया है। हालांकि अगर अदर कुछ इंडिकेटर्स की हम बात करें तो पावर कंजप्शन जो है वो 8% तक बढ़ा है। तो मिक्स डेटा है इस समय इंडियन इकोनॉमी का, एंड दैट इज वाई ओनली इकोनॉमिस्ट आर सेइंग इट इज हाईली अनसर्टेन। अभी कोविड-19 का कितना इम्पैक्ट पड़ा है, सेकेंड वेव का कितना इम्पैक्ट पड़ा है, ये अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ को लेकर के। ये आगे आने वाले कुछ मंथ्स के बाद पता चलेगा, और डेफिनेटली गवर्नमेंट किस तरीके से मेजर्स लेती है इसको कोप अप करने के लिए, इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कुछ जो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं वो स्लाइट रिकवरी शो कर रहे हैं, बट कुछ इंडिकेटर्स जो हैं वो कंटिन्यूअस फॉल रजिस्टर कर रहे हैं सिंस द मंथ ऑफ अप्रैल, चाहे वो सर्विस पीएमआई हो, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हो, डिजिटल पेमेंट हो या ट्रैफिक हो। अब देख लेते हैं अदर न्यूज क्लिप्स दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। इनडायरेक्ट टैक्स शेयर्स in GDP rise in financial year 21 after 4 year, जो कि अभी हमने recently discuss किया। After a gap of 4 year, the contribution of centers in direct tax in GDP has exceeded that of direct taxes, underscoring the regressive taxation system in India। और जैसा कि हमने बताया कि बेसिकली कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी की वजह से, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज की वजह से हमें ये इनडायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर कॉरपोरेशन टैक्स की बात करें, कॉरपोरेट टैक्स की बात करें तो कॉरपोरेट टैक्स हैज़ posted an 18% decline in the collection and its share in GDP or gross tax revenue fell to at least a 10-year low of that is 22.5%। तो कॉरपोरेट टैक्स फॉल किया और एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी को अगर हम देखें जो बेसिकली गोल्ड पर ज़्यादा इम्पोज करी गई है रिसेंट टाइम में, तो उसका जो शेयर है कुछ ऐसा नहीं कि इस बार ही बढ़ा हुआ दिख रहा है। अगर आप
पिछले कुछ सालों को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 19 से ये में एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में इंक्रीज दिख रहा है, और जिसकी वजह से आज 4 साल बाद इनडायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन इंडिया के जीडीपी पर इंक्रीज हुआ है। अब इकोनॉमिस्ट का इसमें अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जो इंडिया रेटिंग और रिसर्च के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उनका सिंपल ये कहना है कि पीपल एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, पीपल मीन्स जो सिटीजन है जो बेसिकली टैक्स पे करते हैं, इवेंचुअली चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, सबका बर्डन फॉल करता है कंज्यूमर पर, पीपल पर। तो चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च का एक कहना है कि दैट इज द पीपल हु आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। व्हाई? Because people at the end, whatever they are earning, earning through their hard means, that is getting taxed either in the form of direct or in the form of indirect taxation। और गोल्ड पर जिस तरह से एक्साइज और कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो पड़ा है वो जो पीपल जो लोअर पिरामिड के एकदम लोअर बॉटम लेवल पर हैं उन पर पड़ा है। एंड दिस इज अ शॉर्ट ऑफ रिग्रेसिव टैक्स फॉर एनी इकोनॉमी, और किसी भी इकोनॉमी के लिए ये अच्छा नहीं है। तो अब यहाँ पर दो टर्म्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं जो आपको शायद समझना ज़रूरी है, एक रिग्रेसिव और एक प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्सेशन एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। और इसको लेकर के, रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव को लेकर के और इंडिया के टैक्सेशन, मोर स्पेसिफिकली डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम को लेकर के हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है। ऐसा कहता है कि प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है। बेसिकली कई सारे इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इंडिया का अगर ओवरऑल टैक्सेशन सिस्टम देखा जाए तो इट इज़ अ शॉर्ट ऑफ रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम एंड इट्स रिग्रेसिव फॉर इकोनॉमी। तो प्रोग्रेसिव टैक्स या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है? बेसिकली प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स वेयर टैक्स रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टैक्स पेयर्स इनकम। सिंपल, अगर टैक्स पेयर की इनकम बढ़ रही है तो उससे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इनकम घट रही है तो कम टैक्स देना पड़ेगा। So here, individual who gets high income pay higher proportion of their income as a tax. On the other hand, regressive tax, in that case, tax rate decreases with increase in income. इसको बोलते हैं हम regressive tax. It is just opposite of progressive tax. Progressive tax क्या होता है? आपकी इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ेगा. But regressive tax decreases with the इंक्रीज इन इनकम। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका जो रिग्रेसिव टैक्स, आपका जो टैक्स है वो डिक्रीज करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम और रिग्रेसिव टैक्स। और जनरली कहा जाता है कि इंडिया में जो इनकम टैक्स है दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, जैसे कि 10% टैक्स फॉर द इनकम ऑफ 2 lakhs, 20% फॉर द इनकम ऑफ 5 lakhs, 30% फॉर द इनकम ऑफ 10 lakhs. It's quite hypothetical example. So here the tax liability or the absolute amount as well as the proportion of income to be paid as a tax increase with the income of taxpayer. और regressive tax जो होता है वो इसका just opposite होता है, tax rate decreases with increase in income, or vice versa also. If the income decrease, tax is also increasing. Or in other words, the proportion of his or her income to be paid as tax decreases with the increase in income. और जो भी मैंने पहले एग्जाम्पल लिया उसका जस्ट अपोजिट ले सकते हैं। देर इज 30% टैक्स फॉर द इनकम ऑफ 2 lakh, 20% टैक्स फॉर द इनकम ऑफ 5 lakh and 10% टैक्स फॉर द इनकम ऑफ 10 lakh. So this is the example of regressive tax. Although it is a much complex phenomena, but I am trying to make it as simple as I can. And if you understand this particular progressive and regressive tax from a broader angle, for example, we can see when tax system gets sizable revenue from low income people, that is happening currently in India, we can say that the tax system is collectively regressive, क्योंकि इंडिया के केस में अभी यही हो रहा है कि हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका रिवेन्यू बढ़ रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें इस कोविड-19 के ड्यूरेशन में लास्ट कुछ 1-2 सालों से, तो जो इनकम है वो उतने प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही या इनकम घट रही है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो उसका कलेक्शन बढ़ रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी पर, इंडिया इकोनॉमी की जीडीपी पर बढ़ रहा है। दैट इज व्हाई द चीफ इकोनॉमिस्ट at India Rating and Research said that it is regressive for any economy. Why? People's income are not increasing but the tax collection is increasing. Why? Ideally, tax revenue should come from the rich people to ensure the progressiveness.
but because of increase in custom duty, because of increase in excise duty, because of increase in other indirect taxes, जो लोअर लेवल, जो पिरामिड के लोअर लेवल पे जो इंडिविजुअल्स हैं, पीपल हैं, उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है in the form of indirect tax, and that is why the collection and the contribution of indirect tax is increasing in India's GDP. तो अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया के कंटेक्स्ट में प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है. क्यों? क्योंकि इंडिया में हाई इनकम इनइक्वालिटी है और एक जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करती है या मिडिल इनकम ग्रुप से बिलोंग करती है. रिच पीपल जो HIG सेक्शन है, जो सुपर रिच हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है इंडिया में, और हैं भी तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है. जो रिच है वो बहुत रिच है, जो पुअर है वो बहुत ज़्यादा पुअर है. एंड दैट इज़ वाई कंट्री लाइक इंडिया progressive taxation system is very important. But on the other hand, what is happening? Indian economy is going towards a regressive manner. इसी पर जो अदिति नायर हैं, जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं ICRA के, उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है. उनका ये कहना है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इंटेल हायर रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्सेशन ऑन इनकम रादर देन टैक्सेशन ऑन कंजप्शन. But in case of India, where a lot of incomes are outside of the income tax net, there is little choice but to focus on the revenue through indirect taxation. तो इंडिया में अगर जो इनकम टैक्स का पैटर्न देखा जाए, हालांकि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज होती है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिस्ट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बट हमेशा ये कहा जाता है कि इंडिया का जो इनकम टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, जो स्लैब है, दैट इज़ नॉट लॉजिकल, दैट इज़ नॉट रैशनल. अब क्या प्रॉब्लम होती है ये कभी और डिस्कस करेंगे. तो जो कलेक्शन होता है डायरेक्ट टैक्सेस से, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, जो कलेक्शन होता है डायरेक्ट टैक्सेशन से वो इतना ज़्यादा नहीं होता है. तो जब भी गवर्नमेंट को रिवेन्यू इंक्रीज करना होता है तो गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता जस्ट टू लैंड ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम. दैट इज वाई हमेशा ये देखने को मिलता है कि जब भी रिवेन्यू कलेक्शन बढ़ाना होता है तो कभी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, कभी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, कभी किसी पे क्रूड ऑयल पे कोई टैक्स लगा दिया, कभी सेस बढ़ा दिया. तो इस तरीके से गवर्नमेंट अपना रिवेन्यू टारगेट जो है वो इंक्रीज करती है, बढ़ाती है. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में एक तो इनकम टैक्स के स्लॉट में आती ही नहीं है. कई बार इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि इंडिया में जो जीरो टैक्स इनकम टैक्स का स्लैब है उसको हटा देना चाहिए. हर इंडिविजुअल को टैक्स पे करना है, भले ही आप ₹1 ही टैक्स क्यों ना रखें. इससे क्या होगा कि एक्चुअली में हमें जो टैक्स पेयर्स हैं, इनकम अर्नर्स हैं, पता चलेंगे. इंडिया में अगर आप देखें डेटा उठा करके तो कितने परसेंट जो पॉपुलेशन है वो टैक्स पे करती है, यू विल बी अस्टोनिश्ड टू सी इट. तो जो अदिति नेयर है उनका ये कहना है कि इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है इंटेल्स अ हायर रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्सेशन ऑन इनकम रादर देन टैक्सेशन ऑन कंजप्शन. In generally developed countries, तभी developed countries में progressive tax is more successful. But in case of India, things are little different, where a lot of income are outside of the income tax. बहुत सारी income है जिस पे exemption मिलता है, rebate मिलता है, आप slab में ही नहीं आते. 2 लाख 2.5 लाख अगर आप कमा रहे हैं, you are not even in slab. टैक्सेशन स्लैब, अगर आपने 1 लाख की सेविंग कर ली तो उसके बाद भी आप टैक्स से बाहर हो जाते हैं. तो कई सारे जो लार्ज पोर्शन ऑफ द इनकम टैक्स पेयर हैं वो आउटसाइड हो जाते हैं, वो इनकम टैक्स पेमेंट के जो स्लैब्स हैं उससे बाहर हो जाते हैं. And that is why a little choice left with the government or the enforcement authority to focus on the revenue. And what is left is only indirect taxation. और अगर फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 21 में अप्रॉक्सीमेटली 9.47 ट्रिलियन का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है. And that has reversed the earlier trend of corporate tax collection being higher than the income tax. तो इस बार हम ये कह सकते हैं कि इनकम टैक्स का जो कलेक्शन है वो ज़्यादा हुआ है इन कंपैरिजन टू द कॉर्पोरेट टैक्स. कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन फॉल किया है. जो एक मेजर एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता था इंडिया के डायरेक्ट टैक्सेस एंड रिवेन्यू का, उसमें इस बार कॉर्पोरेट टैक्स फॉल किया है. और हम सबको पता है वाई इट हैज़ बीन फॉलन, दैट ऑल बिकॉज ऑफ द सबड्यूड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. And the corporation tax collected was 4.57 trillion. Developed countries have higher contribution of direct tax in their GDP. Developed countries का basically सीधा सा लॉजिक है, उनके पास ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉयमेंट होता है, डेवलप इकोनॉमी होती है, पीपल आर अर्निंग सफिशिएंटली, वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, और टैक्स स्लैब्स, टैक्स स्ट्रक्चर भी उनके यहाँ प्रोग्रेसिव होता है. बट इंडिया के केस में थोड़ा सा अलग है सीन. Because of the high income inequality, high unemployment rate,
इन सब रीज़न की वजह से गवर्नमेंट को कोई ऑप्शन नहीं बचता, अगर रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा. एंड दिस इज द टैक्सेशन कर्व centers tax to GDP ratio, direct tax to GDP ratio, and indirect tax to GDP ratio. This blue line is all about centers tax to GDP. This green line direct tax to GDP, and red line indirect tax to GDP ratio. और 4 साल बाद हमें ये बढ़ता हुआ दिख रहा है. इनडायरेक्ट टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन है इनटू इंडियाज जीडीपी दैट इज इंक्रीजिंग आफ्टर 4 ईयर. ऑल्दो अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि इसने पहली बार इसको क्रॉस किया, कई बार पहले भी ऐसा हो चुका है. बट किसी भी इकोनॉमी के लिए ज़्यादा अच्छा सिनेरियो माना जाता है कि उसका जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसका कंट्रीब्यूशन इंडिया की उसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के जीडीपी पर ज़्यादा हो, ना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. गवर्नमेंट मे एक्सटेंड रूरल रिलीफ स्कीम्स. So center is actually planning to extend and relaunching few social relief packages especially for rural economy. जो फर्स्ट वेव में जो कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की या जो सोशल रिलीफ पैकेज अनाउंस किए थे फर्स्ट पैंडेमिक में, कोविड-19 की फर्स्ट वेव में, नाउ गवर्नमेंट इज एक्चुअली प्लानिंग टू एक्सटेंड दोज सोशल सिक्योरिटी सोशल रिलीफ स्कीम into the second wave of COVID-19 pandemic, more specifically to give impetus to the rural economy and to the small businesses. तो जैसे कि पोर्टल लॉन्च करने की गवर्नमेंट सोच रही है जो कि बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो या वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च करने की भी बात चल रही है. Apart from it, government is also thinking to relaunch of the special EPF subsidy with certain changes. Extension of cash and in-kind benefits including free food distribution, ex gratia relief to women using Jan Dhan account. तो इस तरह के कुछ स्कीम्स जो ऑलरेडी पहले से ही हैं उनको या तो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ रीलॉन्च करना है या उनका जो डेडलाइन था, जो टाइम फ्रेम था, उसको एक्सटेंड करना है इन ऑर्डर टू सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी. क्योंकि इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि सेकेंड वेव का इम्पैक्ट अर्बन इकोनॉमी पर इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा जितना रूरल इकोनॉमी पर पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इस बार जो पैंडेमिक है वो गांव-गांव तक पहुंचा है, जो वायरस है वो गांव-गांव तक पहुंचा और इसका सीधा इम्पैक्ट हमें रूरल डिमांड पर देखने को मिल रहा है. और जिस हिसाब से मानसून को लेकर के फोरकास्ट किए हैं आईएमडी ने फोरकास्ट किया है कि नॉर्मल मानसून रहने वाला है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट इज एक्चुअली ट्राइंग टू रिवाइव द रूरल डिमांड दैट इज जनरली हिट और expected to hit harder by this second wave of pandemic, and that is why government is planning to extend few relief packages for rural economy. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. SEBI allows FPIs to use off-market transfer. Security and Exchange Board of India has allowed the off-market transfer of securities with the view to make it easier for the foreign funds to relocate to International Financial Services Center, that is IFSC in Gujarat. अभी क्या है, अभी बेसिकली सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग the cashless transfer of securities between foreign portfolio investor between FPIs with different permanent accounts number cannot be done. But now SEBI is actually relaxing this rule and allowing the FPI to use off-market transfer. And definitely transferring units will be tax neutral. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. डिमांड फॉर मनरेगा वर्क स्लम्स 26% इन मे. तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम कंपैरिजन करें तो इस पर्टिकुलर मई मंथ में जो मनरेगा वर्क की डिमांड है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 26% कम है. एंड व्हाई दिस? बिकॉज सेवरल स्टेट्स आर स्टिल बिजी इन reining in the COVID-19 cases. So around 27.6 million households have sought to work under Manrega scheme this month to this date.
और जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 26% कम है। हालांकि जो पिछले साल, जो अगर आपको याद हो, पैंडेमिक में गवर्नमेंट ने मनरेगा स्कीम में कुछ एक्सटेंशन किए थे और इस बार वो एक्सटेंशन मिसिंग है। इस बार मनरेगा को लेकर के गवर्नमेंट ने कोई भी तरह का एक्सटेंशन या किसी भी तरह का कोई भी रूल्स में या पॉलिसीज में कोई चेंज फिलहाल के लिए नहीं लाया है इन ऑर्डर टू इंक्लूड द रूरल इकोनॉमी, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द रूरल इकोनॉमी। जबकि एक बहुत अच्छा मीडियम हो सकता है रूरल इकोनॉमी में इनकम को जनरेट करने का और डिमांड को इंक्रीज करने का। बट सेवरल सिविल सोसाइटी वर्कर्स आर सेइंग दैट पुश seen last year in expanding the scheme has largely been missing this year. And this is the household demand work under Manrega since the month of April last year or financial year 2014. तो ये अप्रैल और मई का डेटा है, पिछले 10 सालों का डेटा आप देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 सालों का, सिर्फ 2 महीने का डेटा कंपेयर किया है। दिस इज इन टर्म्स ऑफ मिलियंस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। IMD raises monsoon forecast to 101% of long period average। तो ओवरऑल IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रोजेक्ट किया है कि इस बार जो मॉनसून है इंडिया का वो नॉर्मल रहेगा। 100% मीन्स अप्रॉक्सीमेटली क्वाइट नियर टू नॉर्मल। एंड इंडिया के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो मानसून पर हमारा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और इसीलिए IMD हर साल मानसून आने से पहले प्रोजेक्शन करता है कि इस बार इतना मानसून रहेगा, जिससे कि जो अलाइड सेक्टर्स हैं, जो एसोसिएटेड सेक्टर्स हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। बट जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, दैट में गेट लेस रेन इन कंपैरिजन टू द लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो जो रेंज दी है IMD ने, दैट इज 96 to 104% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, दैट वी इन शॉर्ट वी कॉल LPA। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। हाई कोर्ट क्वैशेस एयर इंडियाज डिसीजन टू फायर पायलट। सो दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्यूसडे को नेशनल कैरियर का जो डिसीजन था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो परमानेंट एज वेल एज जो टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ जिनका कॉन्ट्रैक्ट लास्ट ईयर ख़त्म हुआ है, उनको आपको उनकी जो बैक वेजेस हैं वो पे करनी है। यू कैन नॉट फायर देम विदाउट द सैलरी, विदाउट द वेजेस, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो। सो कमिंग टू द एज ऑफ all Air India pilots, whether permanent or contractual, whose services were terminated last year, Delhi High Court directed the national carrier that they should be reinstated and reinstatement for their back wages। तो ऐसे सारे पायलट्स जो कि आपने जिनको फायर कर दिया या फायर करने की सोच रहे, you need to pay them salary। The court said that back wages including allowances have to be paid at par with what in service pilot were receiving and in accordance with the government rule। तो अब एयर इंडिया पर एक और एक्स्ट्रा बर्डन आ गया। हालांकि एयर इंडिया ने अगस्त 13 लास्ट ईयर को जो भी पायलट्स हैं उनकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट को टर्मिनेट कर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया था, जिसके अगेंस्ट अप्रॉक्सीमेटली 40 पटिशन फाइल हुई थी इनटू हाई कोर्ट। और फिलहाल हाई कोर्ट ने जो पायलट्स हैं उनका साइड लिया है और नेशनल कैरियर एयर इंडिया को डायरेक्ट किया है कि उनकी जो बैक सैलरी है उनको पे करी जाए विद ऑल अलाउंसेस एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। That's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.